हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो देखना है तो आप हमारे magnetbrains.com हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर आप सारे वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो विषय है दोस्तों उसका नाम है इतिहास, और इतिहास में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का परिचय हम लोग कर चुके हैं और आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आपको बताना कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो शुरुआत में उनने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। बंगाल, बंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। शुरुआत में शहरी इलाकों में थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी ये घुसना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास दीवानी अधिकार आ गए थे और कंपनी को समझ में आ गया था कि व्यापार के अलावा राजस्व एक बड़ा चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो अब कंपनी किसानों को भी जो है नियंत्रित करने लगी। तो बस आज के इस लेक्चर में हम लोग खेती से संबंधित कुछ व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज का? कंपनी की आमदनी। अब आप समझ ही गए होंगे कंपनी की सबसे बड़ी आमदनी क्या होती थी। दोस्तों, पुराने समय से लेकर के आज़ादी तक सभी राजाओं की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान था, और वो भी किसानों से लिया गया लगान था। तो कंपनी ने भी किसानों से लगान को लेकर के एक नई आमदनी का स्रोत खोजा, क्योंकि हमने अभी परिचय में इसको पढ़ा था कि कंपनी कैसे अपने खर्चों को जो है चलाने के लिए क्या करने वाली है। तो उन्होंने किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासन करने की एक मतलब बंदोबस्त किया। तो सबसे पहली बात, तो कंपनी को ग्रामीण क्षेत्र पर नियंत्रण मिला कैसे? तो अगर ये बात की जाए बक्सर के युद्ध की जो 1764 में हुआ था, सबको पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इसको कर चुके थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों की जीत के फलस्वरूप ही सन 1765 में, ये 1765 का ईस्वी चल रहा था, 1765। सन 1765 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिए। अब कंपनी बन गई थी बंगाल की दीवान, और अगर किसी भी पावर शक्ति जो भी है उसके पीछे, अगर व्यक्ति के पीछे भी अगर दीवान लगा दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि उसको उस क्षेत्र में राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार कंपनी को सन 1765 में राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। अब आप समझ रहे हो राजस्व कितनी बड़ी। हमारे देश में अगर मैं बोल दूं कि सरकार तो चल रही है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को बोल दिया जाए कि जीएसटी वसूल करने का अधिकार एक अकेले व्यक्ति को दे दिया जाए, तो कितना बड़ा अमाउंट में पैसा आएगा, सोच सकते हैं आप। तो जैसे आज जीएसटी का पैसा बहुत ज़्यादा दिखता है, वैसे ही उस समय किसानों का जो लगान होता था वो बहुत बल्क में आता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में किसान ही तो थे। और कंपनी को मिल गया था दीवानी अधिकार, और कंपनी ने अब ग्रामीण क्षेत्रों को शासित करना शुरू किया। तो समझते इसको कि कंपनी की आमदनी कैसे हुई। तो कंपनी तो बन गई दीवान, और दीवान कब बनी? सन 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद खुद मुगल बादशाह ने उनको ये दीवानी अधिकार दे दिए। तो मुगल बादशाह ने उनको ये दीवानी अधिकार दिए। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन समस्या क्या थी? अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। वो दीवान तो समझ गई थी अपने आप को, उसको दीवानी अधिकार तो मिल गए, लेकिन 1765 में भी कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंपनी को रन कर रहे थे, उनके दिमाग में अभी भी ये था। लगातार मीटिंग करने पर उनको वो इस बात पर पहुंचे थे कि हम तो एक व्यापारिक कंपनी, हमारा काम मुनाफा कमाना है, हम प्रशासन नहीं कर सकते। तो सीधे तौर पर अभी भी कंपनी प्रशासन में घुसना नहीं चाहती थी। अभी भी वो किसी और के थ्रू प्रशासन करवाना चाहती थी, जैसे कि बंगाल में कठपुतली के नवाब के द्वारा करवा रही थी। अब आप मेरी बात को क्लियर समझ गए होंगे कि कंपनी के साथ समस्या क्या चल रही थी। कंपनी विचार कर रही थी कि हम लोग व्यापार छोड़े, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती वस्त्र और रेशम कपड़ा खरीदे। अब ये बात समझो, इस लाइन का मतलब समझो। उसकी कोशिश यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे। क्यों? क्योंकि
1764 के बाद, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव अंग्रेजों ने किया। बड़ा बदलाव ये किया कि वो इंडिया से चीजें खरीदने के लिए सोना मंगवाते थे, सोना आयात करते थे इंग्लैंड से। सोना क्या करते थे? आयात करते थे इंग्लैंड से। अब जब वो सोना इंग्लैंड से आयात करते थे और वो सोने को यहाँ पर बेचते थे और उससे क्या खरीदते थे? रेशम के कपड़े, सूती वस्त्र, काली मिर्च, चंदन की लकड़ी, ये सारी चीजें जो यूरोप में बिकती थी वो इंडिया से खरीदते थे। लेकिन सन 1765 में क्या हुआ कि उनके पास एक अधिकार मिल गया जिसका नाम था दीवानी अधिकार। अब ये दीवानी अधिकार मिलने से उनको इतना ज्यादा राजस्व मिलने की गुंजाइश थी कि उन्होंने कंपनी को बोल दिया कि अब आपको सोना भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद के खर्च चलाने और रेशम के सूती वस्त्र कपड़े सूती कपड़े खरीदने और रेशम कपड़े खरीदने के पूरे पैसे हैं। तो अब वो क्या कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करने की कोशिश कर रही थी और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती वस्त्र मिल जाए। अब उसके पास दोनों पावर, एक तो राजस्व भी खुद वसूल कर रहा है, अब कंपनी है तो अपनी मनमानी भी कर सकती, तो लोगों से कम दाम में भी खरीदे, मतलब दोगुना फायदा हो रहा था। एक व्यक्ति थे अंग्रेज जिनका नाम था जॉन सुलिवन। ये जॉन सुलिवन ने एक स्टेटमेंट दिया था जो हिस्ट्री में काफ़ी बार जो है कई बार बड़ी बड़ी एग्जाम में भी पूछा जाता था। उनने बोला था कि हमारी अंग्रेजी शासन व्यवस्था कुछ उस तरीके की है कि ये उस तरीके की है जैसे कि कोई स्पंज होता है जो गंगा के तट से पानी को सोख कर थेम्स नदी यानी इंग्लैंड की जो नदी है उसमें जाकर के निचोड़ देती है और वापस आता है, वापस सोख लेता। मतलब हमने भारत को कुछ दिया ही नहीं, जितना चाहा सारा पैसा यहाँ से हड़प लिया और वहां जाके निचोड़ दिया। ये व्यवस्था कुछ उस तरह की थी। एक तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल कर रहे थे और कम से कम दाम में ये रेशम के कपड़े, सूती वस्त्र ये खरीदना शुरू कर रहे थे ताकि इधर भी मुनाफा मिल जाए और राजस्व तो मिल ही रहा था। तो इनकी दो ये चीजें थी। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी। किस चीज के लिए? ये रेशम के कपड़े, सूती कपड़े, इनको खरीदने के लिए सोने चांदी बुलाती थी और वही सोने चांदी यहां देती थी, उससे कपड़े खरीदती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब राजस्व का अधिकार मिल गया था 1765 के बाद, चेंज हुआ ये। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। तो अब आप सोचो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ। कंपनी दीवान बन गई तो दीवान बनने से कितना फायदा हुआ। अब कंपनी व्यापार करना तो चाहती है लेकिन इतने बढ़िया मुनाफे का व्यापार करना चाहती है कि अब यूरोपियन कंपनी से भी उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरी यूरोपियन कंपनी पहले बाहर से लाती थी सोना, यहाँ खरीदती थी फिर बेचती थी। इनको लाने की जरूरत ही नहीं है, ये यहीं से पैसा लेके यहीं माल खरीदती, वो भी कम से कम दाम में। क्यों? क्योंकि इनकी चलती थी बंगाल में। सन 1770 के हालात इतने खराब कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कि वहाँ के लोगों को भागना पड़ा, वहाँ से बहुत सारे लोगों की मृत्यु तक हो गई। जब देश में अकाल पड़ गया था ना, तब भी इन्होंने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई, राजस्व वसूलने में लगे रहे। और हम सोचो उस समय बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। बस यही समझना है बंगाल अर्थव्यवस्था संकट क्या था। अब ये बंगाल अर्थव्यवस्था संकट ही क्यों लिखा है, सोचो जरा। आप हिस्ट्री को ऐसे पढ़ो कि हिस्ट्री में केवल आप तारीख जोड़ते चलो। हम बात कर रहे हैं सन 1765 की, जब कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए और 1765 के बाद ही क्या चीज शुरू हो जाती? बंगाल अर्थव्यवस्था संकट। अर्थव्यवस्था संकट का मतलब क्या होता है? किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में संकट तब आता है जब पैसों की भारी कमी आ जाती है। अब पैसों की भारी कमी इसलिए आ रही है क्योंकि बंगाल का जितना भी रेवेन्यू है वो यहां से उठ के कहां जा रहा है? सीधा इंग्लैंड पहुंच रहा है। तो यहां तो पैसा खत्म हो रहा है ना, तो बंगाल का पूरा रेवेन्यू चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले बंगाल का रेवेन्यू बंगाल के नवाब के हाथ में था और बंगाल के नवाब वहीं सारा पैसा लगा देते थे। अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? यहां से पैसा उठाया और पैसा लगा भी नहीं रहे और सीधा ले जा रहे वहां पर, और ऊपर से हमारे देश के लोगों से कम दाम में क्या खरीद रहे हैं? कपड़े, सूती वस्त्र खरीद रहे हैं और उनसे अधिक से अधिक दाम में राजस्व भी ले रहे हैं। तो दोहरी मार चल रही थी उस समय। तो सोचो बंगाल में अर्थव्यवस्था संकट क्यों आया? क्यों? क्योंकि 1765 के बाद तक भी अभी भी अंग्रेजों का पूरा जो शासन था वो बंगाल में ही सीमित था, बाकी पूरे भारत में फैला नहीं था। अभी भी बंगाल में केवल वो कंपनी की हैसियत से थी,
वो तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स सामने आए 1773 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट सामने आया, तब से इनकी नीतियां बदली और तब इन्होंने प्रशासन करना शुरू किया। तो यहां तक समझिए 1773 तक जो करना था रॉबर्ट क्लाइव ने सब खत्म कर दिया था। देखो क्या हो रहा, बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। क्यों? क्योंकि राजस्व जो था वो वसूला जा रहा था, राजस्व बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा राजस्व था। अब इतना ज्यादा राजस्व वसूल करोगे, लोग कमा ही नहीं रहे तो कैसे काम चलेगा? फर्ज करो कि आज की तारीख में ये खाने का ऑयल या पेट्रोलियम पदार्थ या आपके रोजमर्रा जीवन में जो चीजें ये इतनी महंगी हो जाए कि आपकी जो आमदनी उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर आप क्या करो? विद्रोही करोगे ना, अर्थव्यवस्था संकट आ जाएगा। तो ऐसा ही उस समय कुछ हुआ था। आज की सरकार तो काफी मेंटेन कर लेती है, लेकिन उस समय इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, जो कारीगर होते, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। अब इन कारीगरों को पकड़ करके अंग्रेज लोग क्या करते थे? अपनी बिल्डिंगें वगैरह बनवाते थे, किले बनवाते थे और बिल्कुल कम से कम रुपए देते थे, बिल्कुल बहुत कम रुपए देते थे। इतने की मतलब कि घर का काम खर्च भी नहीं चल पाए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती काम कराते। क्यों? क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी। तो कारीगर क्या कर रहे थे? गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे थे कि हम काम नहीं करेंगे इनके, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजों को बेचने पर जबरन बेचनी पड़ती थी। कारीगर गांव छोड़ के भाग रहे थे और जो लोग चीजें बेचने भी थे उनको भी बहुत कम कीमत पर चीजें मजबूरी में बेचना पड़ रही थी। तो ये सब हो रहा था उस समय। किसानों के ऊपर लगान इतना ज्यादा था कि वो लगान चुका ही नहीं पा रहे थे। बंगाल में जो लगान, देखिए इससे पहले 1765 से पहले मुगल जो है वो लगान लगाती थी और बंगाल के नवाब जो वसूलते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या था, थोड़ी आत्मीयता थी, भावना थी, क्योंकि सब भारतीय लोग थे। लेकिन अंग्रेज आए तो उनको कोई मतलब नहीं, कंपनी थी ना, बस मुनाफा देखती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सूती वस्त्र खरीदूंगा तो ज़्यादा लगान चाहिए, और लगान ज़्यादा चाहिए तो किसान ही एक ऐसा है जो लगान देता था, किसान के ऊपर लगान थोप दिया। किसान लगान नहीं चुका पा रहा है क्योंकि बारिश कम होगी तो कैसे काम चलेगा। खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी, इसलिए किसान लगान नहीं दे पा रहे थे। 1770 में पड़े अकाल ने, 1770 में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था बंगाल। आज तक के इतिहास में भारत में सबसे बड़ा अकाल मानते इसको। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा लोगों की एक अकेले राज्य में मृत्यु हो गई थी। सोचो आप, 1770 में पड़े अकाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी उस समय। 1770 की बात कर रहा हूं मैं, 1770 मतलब बंगाल की जितनी भी पॉपुलेशन थी, 3-4 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी बंगाल की, 3 करोड़ के 3.5 करोड़ के आसपास या 4 करोड़ होगी। 1/3 यानी 1/3 पॉपुलेशन तो उसी भीषण अकाल में साफ हो गई थी। सोचो इतना बड़ा, सोचो कोरोना इतने साल से 2 साल से आया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इतनी मृत्यु नहीं जितनी इतनी अकेले 1770 में हो गई थी। इसलिए बंगाल के भीषण अकाल के बारे में हमेशा लिखा जाता है कि अभी तक का सबसे बड़ा फेमाइन जो आया था वो यही था कि 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 जनता समाप्त हो गई, 1/3 आबादी साफ हो गई थी बंगाल की। इतना भयंकर अकाल पड़ा। अब मृत्यु अकाल की वजह से ये नहीं बोल सकते खाली अकाल की वजह से हुई, उस अकाल में भी किसानों पर थोपा जाने वाला राजस्व जो अंग्रेज नहीं मान रहे थे कि भाई भले अकाल पड़ो कुछ नहीं, हमें तो राजस्व चाहिए, मतलब चाहिए, इतना चाहिए, मतलब इतना चाहिए। अब कहाँ से लाए वो, कैसे जी? खाने पीने का नहीं कुछ भी उनके पास। तो कम से कम 1770 में तो इनको छोड़ देना चाहिए था कि आप 2-3 साल के लिए अभी लगान मत दो। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए कहाँ मानने वाले थे। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई 1770 में अकाल पड़ गया, ये समस्या हो रही है, तो उनको लगा कि अब समय ये आ गया कि काम करो, हम लोग खेती से अगर लगान वसूलना है तो पहले खेती की उपज बढ़ाओ, तो लगान देने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो क्या हुआ, सबसे पहले खेती के सुधार के बारे में सोचने वाला एक व्यक्ति थे जो थे अंग्रेज ही थे, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये सोचते थे, इन्होंने सोचा कि भाई खेती में तो सुधार की जरूरत है। तो इन्होंने एक बंदोबस्त लेकर के, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कर दी उन्होंने कि खेती में सुधार करना है और खेती में ग्रोथ बढ़ाना, साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त की फिक्स कर दिया। और स्थायी मतलब होता है फिक्स्ड। इन्होंने पूरे देश में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया और बोला, देश मतलब जो जो अंग्रेजों के कब्जों में थे, उससे मतलब ये है, इन्होंने क्या बोला कि जितना फिक्स किया गया उतना ही साल तक रहेगा और उतना ही आपको देना है। अब इनने क्या किया, सारा काम जमींदार को सौंप दिया कि जमींदार जो होंगे, तालुकेदार जमींदार जो पुराने समय में होते थे, इन जमींदारों को अधिकार दे दिया कि आप किसानों से वसूलो, फिक्स रूप में वसूलो और हमें दे दो, और जो पैसा बचेगा इतना बोल दिया कि भाई इतना % हमको देना है, और जो बचता है वो आपको गांव में खेती में लगाना है ताकि खेती उपजे और हमें वापस से इतना मिल जाए। अब इसमें बढ़ा नहीं सकते थे वो, ना घटा सकते थे, क्योंकि इसका नाम क्या था, स्थाई।
परमानेंट सेटलमेंट था ना ये तो भाई स्थायी बंदोबस्त किया गया। तो दिक्कत ये हुई कि कंपनी तो अपना राजस्व ले जाती थी, लेकिन बचा हुआ जमींदारों को बहुत कम बचता था। इसलिए जमींदार खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि भाई किसानों को कुछ दे करके खेती को सुधारा जाए। खेती बिगड़ती जा रही थी, जमींदारों की हालत भी खराब होती जा रही थी। अंग्रेज बोलते थे कि जिस जमींदार ने अगर मान लो हमारा राजस्व नहीं दिया तो उसकी जमींदारी भी छीन लेंगे। जमींदारी का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जमींदारी का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गाँव में रहता हूँ और मैं उसी गांव का वरिष्ठ आदमी, वरिष्ठ मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन है और मैं नामी गिरामी आदमी और प्रधान हूं वहां का, सरपंच टाइप का कुछ। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज ने मुझे पकड़ा और बोला कि आपको इस गांव का जिम्मा दिया जा रहा है, इस गांव में जितने भी किसान 200-300 किसान हैं उन सबसे राजस्व वसूलना है और मुझे हर साल इतने 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी फिक्स किए इतने रुपए आपको मेरे को देना है। और अगर आप इससे ज्यादा वसूल कर पाओ तो आपके। मुझे भी लालच आ गया भाई कि यार मैं तो गाँव से जितने चाहे उतने वसूल कर सकता हूँ, बोल दूंगा कि अंग्रेजों ने माना है और मैं अंग्रेजों को तो 1/3 जितना भी देना है मुझे उतना दे दूंगा, बाकी मेरे पास तो इनकम का सोर्स हो गया। लेकिन उनने बोला कि अगर आप ये 3 लाख रुपए नहीं दे पाए तो आपकी जमींदारी चली जाएगी। और कई बार इतना वसूल नहीं हो पाता था, इस वजह से जमींदार खुद अपनी जेब से भी पैसे देते थे। और कुछ जमींदार को लगता था कि नहीं ये तो घाटे का सौदा है, 1 बार 2 बार दे दिया 3 बार दे दिया, किसानों के पास इनकम ही नहीं है, कहाँ से टैक्स ला के दूं इनको। तो वो न किसानों से बेर कर सकता था न अंग्रेजों से। उसने क्या किया कि अंग्रेजों को जब नहीं दिया राजस्व तो अंग्रेजों ने उसकी जमींदारी छीन ली, तो अंग्रेज जमींदारी भी छीनने लगे थे। ये समस्या हुई थी इसमें। तो देखो क्या था, ये खेती में सुधार की जरूरत ये महसूस की किसने, ये कॉर्नवालिस को महसूस हुआ कि खेती में सुधार की तो जरूरत थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है क्योंकि राजस्व को बढ़ाना। कोई ये बहुत दयावान नहीं थे। हमको पढ़ के ऐसा लगता है कंपनी के अफसरों को ऐसा लगता था कि कंपनी खेती में निवेश करना चाहिए, खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तो इनके पीछे कोई किसानों को आगे बढ़ाने का कोई मोटिव नहीं था, इनका खाली मोटिव था ये कमाएंगे हम हड़प लेंगे। क्योंकि भाई यूरोप में लगातार हमारे यहाँ की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी ना, हमें चीज़ों की मांग थी, इनको चाहिए थी। अगर कपास नहीं होगा, अच्छे से किसान नहीं उगाएगा तो इनको वहाँ मांग पूरी कैसे होगी। तो एक किसानों के लाभ की बात करते हैं। कंपनी ने 1773 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके जनक कॉर्नवालिस से, ध्यान रखना कॉर्नवालिस साहब ही स्थायी बंदोबस्त के जनक है। भारत के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, यही स्थायी बंदोबस्त के जनक थे। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी का मतलब होता है बिल्कुल स्थायी, मतलब जो फिक्स किया है रेट वो कम नहीं होगा, इसका मतलब समझना आप बस। नेक्स्ट, बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। मतलब जो तालुकेदार थे, जिनके पास बड़ा तालुका था, जो वहां के वरिष्ठ व्यक्ति थे, छोटे मोटे राजा थे जिनके पास रियासतें छोटी मोटी रही, उनको जमींदार बना दिया। उनको जमींदार के रूप में मान्यता प्रदान की कि आप जमींदार हैं और आपको जमीन का लगान वसूल करने का अधिकार है, हमारी तरफ से आप वसूल करेंगे। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया कि आप किसानों से वसूलो और हमें दो, और हमारा फिक्स है कि इतना आपको देना है, इसके अलावा जो बचा वो आपका, और जो आपके पास बचा उससे आपको खेती में सुधार करना है। सोचो, जिम्मेदारी किसको दे दी, जमींदार को। अंग्रेज तो अपना वसूल के निकल गए और ये बोला कि भाई जमींदार की ये ड्यूटी है कि वो खेती में और लगाए ताकि खेती आगे बढ़े, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है, खेती में सुधार है। आप तो खाली लगान वसूल रहे हो। अंग्रेजों ने सोचा कि निवेश करना चाहिए, लेकिन कैसे निवेश किया, जमींदारों से ले लिया और बोला जमींदार कि आप ही निवेश कर दो। तो अगर जमींदार मान लो ईमानदार नहीं, वो कैसे निवेश करेगा, वो निवेश नहीं करेगा तो खेती में सुधार कैसे होगा। तो अंग्रेजों ने खाली नाम मात्र की व्यवस्था चला दी थी। राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता था। फिक्स कर दिया कि अब नहीं बढ़ाएंगे। चलो, इससे यह हुआ कि किसानों को लगा कि चलो बार बार कंपनी बढ़ाएगी तो नहीं, कम से कम फिक्स है, इतना देना ही है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो फिक्स था वो भी बहुत ज्यादा था। बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या थी, हमको यही पढ़ना है। स्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या थी, स्थायी बंदोबस्त की देखते क्या समस्या थी। स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी, और क्या कर दी थी, अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। इनने क्या बोला कि जमींदार जो होंगे उनके पास राजस्व का कुछ हिस्सा बचेगा, ठीक है, उनके पास जो राजस्व होगा कुछ तो कंपनी को मिलेगा, कुछ तो क्या ले जाएगी कंपनी, जो फिक्स किया गया था कंपनी को, और बचा हुआ जो होगा
वो जमींदार जो है, जमींदार के पास होगा और जमींदार को क्या करना पड़ेगा, निवेश करना है खेती में ताकि खेती सुधरे। हमारा यही तो मोटिव था कि निवेश करना है। तो जमींदार को क्या मिल रहा था, जो टैक्स मिल रहा था, राजस्व मिल रहा था, तो टैक्स मिल रहा था, उस टैक्स में से कुछ हिस्सा फिक्स था, कंपनी को देना क्या था, फिक्स था, कि फिक्स है कि कंपनी को देना ही देना है। जो बचा हुआ था वो जमींदार के हिस्से आ रहा था और जमींदार को निवेश करना था। कहाँ पर निवेश करना था, ये कृषि में निवेश करना था। तो अगर जमींदार की इच्छा हो तो कृषि में निवेश कर सकता, नहीं तो नहीं भी करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि उनको देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए समस्या पैदा हो गई कि अभी भी जमींदार खेती के सुधार में खर्चा नहीं कर रहे थे। तो जमींदार खर्चा ही नहीं कर रहे थे। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को, मैं किसानों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इतना ज्यादा था, मैं बोल रहा हूं ना कि इतना ज्यादा राजस्व था कि किसानों से वसूल कर लिया, किसान दे ही नहीं पा रहे, है ही नहीं, क्या करें, मर जाए क्या। तो जमींदार भी बेचारा क्या था कि चलो ठीक है जितना उतना दे दो। तो उतना वसूलने के बाद भी कंपनी ने तो क्या कर के रखा, फिक्स रेट है बिल्कुल, कि 2 लाख रुपए पर मंथ देना, मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ देना है। अब मान लो जमींदार ने इकट्ठा किया भी हो, पता चला कि 1 ही लाख रुपए इकट्ठा हुआ, तो बाकी का 1 लाख कहाँ से आएगा। जमींदार खुद देता था बड़ी मुश्किल से, कि ऐसा ना हो जाए कि जमींदारी छिन जाए। तो 2 लाख रुपए उसने दिए, अब जमींदार के पास खुद का ही कुछ नहीं बचा, ऊपर से चला भी गया घर का, तो फिर वो निवेश कैसे करेगा, ये समस्या हो गई थी वहां पर। इसी वजह से जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। और जो जमींदार ने घर से पैसा नहीं लगाया, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते, उसकी जमींदारी भी छीन ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे जमींदारों ने तो अपनी जमींदारी भी दे दी। क्या करते, मजबूरी थी। जमींदार ना तो हर बार किसानों के लिए पैसा अपने जेब से भर सकते थे और न ही अलग से निवेश करने के लिए कोई पैसा था, और बार बार कंपनी की जो दबाव था उसको भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से कई जमींदारों ने जमींदारी दे दी, छीन ली गई। दे क्या दी, क्योंकि नियम था कि अगर जमींदार राजस्व चुकाने में चूक जाता है तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी, किसी और को दे देंगे। तो ऐसे जमींदार तो बदलते रहे लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। अब आप इसको तो समझ गए होंगे कि स्थायी बंदोबस्त की समस्या थी। अब आप खुद सोचिए कि जब किसी एक व्यवस्था में समस्या आती है तो हमेशा उसका तोड़ निकाला जाता है, मतलब दूसरी व्यवस्था लाई जाती है। इसी वजह से स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब लेकर के आए थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब ये स्थायी बंदोबस्त की जगह कुछ हिस्सों में, पूरे हिस्सों में नहीं, खाली नॉर्थ इंडिया में एक नई व्यवस्था लाई गई। स्थायी तो चल ही रहा था, ऐसा नहीं कि स्थायी खत्म हो गया, कुछ जगह पर नया बदलाव किया गया। अब दिक्कत क्या, बदलाव कैसे हुआ, एक तो क्या हुआ कि बाजार भी बदला, समस्या आपने समझ ली। अब जमींदार के पास बहुत सारे के पास जमीनें भी नहीं रही, लेकिन फिर भी जो बच गए थे, जैसे जैसे वेट कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे। अभी भी मैं स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा हूं, नई व्यवस्था पे मैं नहीं आया हूं, उसी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्थायी व्यवस्था की। स्थायी व्यवस्था में क्या हुआ, समस्या हुई। समस्या में क्या हुआ, बहुत ज्यादा राजस्व होने की वजह से जमींदार नहीं दे पाए, बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी छीन गई। कुछ जमींदारों ने घर से पैसा भरा और जमींदारी को बनाए रखा। वो इस बात का वेट कर रहे थे कभी तो दिन बदलेंगे, और वो दिन बदले। और दिन कैसे बदले, बाजार में आया बदलाव, बाजार में बदलाव आया और भारत की चीजों की मांग बढ़ने लगी। 19वीं सदी के पहले दशक में वो बदलाव आया। 19वीं सदी मतलब 1800 से 1810 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। 19वीं सदी के पहले दशक में बदलाव आया, बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। कीमतें बढ़ गई बहुत ज्यादा, जब कीमतें बढ़ी, लोगों को ज्यादा पैसा मिला तो खेती में विस्तार हो गया। अब यहां पर स्थायी बंदोबस्त, अब कई बार लोग जब पढ़ते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में कमियां थी, इस वजह से इन्होंने नया बंदोबस्त ला दिया। ये नया बंदोबस्त कमियों के लिए नहीं लाया था कि भाई स्थायी बंदोबस्त में स्थायी था, वो जो है किसानों के ऊपर ज्यादा राजस्व था, इस वजह से उन्होंने क्या किया था, एक स्थायी रेट फिक्स कर दी। तो अब क्या हो रहा है, 19वीं सदी में रेट बढ़ रहे हैं, जमींदारों के पास बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन अब भी जमींदार उनको उतना ही दे रहे जितना पिछले देते थे। अब जमींदारों के पास बल्क में पैसा बच रहा था। यही बात अंग्रेजों को सही नहीं लगी कि यार जमींदारों के पास बहुत पैसा और हमने इसे व्यवस्था ला दी कि जो फिक्स थी, अब फिक्स से बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको बढ़ा नहीं सकते, तो इस व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लानी पड़ेगी। ऐसा कुछ हुआ था। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन जमींदारों को अब भी जमीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इतने समय से वो खुद भुगत रहे थे, तो अब भी वो जमीन की बेहतरी के लिए कोई निवेश नहीं कर रहे थे। जमींदारों के पास बल्क में पैसा आया और कंपनी को तो उतना ही मिला जितना फिक्स था, जितना
फिक्स था। कंपनी को तो उतना ही मिल रहा था जितना फिक्स था, जमींदारों की इनकम बढ़ रही थी, जमींदार खर्च भी नहीं कर रहे थे खेती में। तो सबसे फायदे में 19वीं सदी के पहले दशक में कौन आ गए? जमींदार आ गए। और अंग्रेजों को यह बात सही नहीं लगी कि यार जमींदार तो बहुत फायदे हैं, किसान को तो यहां कभी फायदा नहीं पहुंचा। जमींदारों को फायदा ना पहुंचे इस वजह से एक नई व्यवस्था लाने की सोच रहे थे वो। दूसरी तरफ गांव का किसान, यह व्यवस्था बहुत गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान का लगान बहुत ज्यादा था, लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। किसान कर्जे में डूब रहे थे। अब खुद सोचिए, 19वीं सदी बदलाव का दौर आया, कीमतें बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ? राजस्व तो फिक्स था अंग्रेजों का तो, लेकिन जमींदारों ने बढ़ा के लिया कि भाई ज्यादा इनकम हो रही, ज्यादा, तो जमींदारों ने बहुत बदलाव वो लिया। और वही महाजन जमींदार वापस से कर्ज भी दे रहे थे, किसान कर्जे में डूब रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थी। जमींदार सबसे ज्यादा मजा ले रहे थे। उस समय जमींदारों के पास बहुत पैसे हो गए थे। बस क्या था, जमींदारों की जो बात है वो अंग्रेजों को खलने लगी थी। अगर कोई किसान जमीन लगान नहीं देता तो जमीन से बेदखल कर दिया जाता, इसलिए जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीनें हो गई थी, क्योंकि उनको बहुत आसान था, किसानों का कर्ज बढ़ाओ, किसानों का राजस्व बढ़ाओ और उनसे ले लो। तब अंग्रेजों ने नई व्यवस्था लेकर के आई। नई व्यवस्था महालवाड़ी सिस्टम इंडिया में आया। महालवाड़ी बंदोबस्त, ये भी भूमि का बंदोबस्त था। बंदोबस्त का मतलब ये है कि पैसों का बंदोबस्त अंग्रेजों का। पहले स्थायी बंदोबस्त था, इसका मतलब ये कि आपको फिक्स इतना रेट लेना है। अब महलवाड़ी बंदोबस्त ने क्या किया? जमींदारों को हटा दे के, जमींदार तो बहुत फायदा ले चुके हैं, अब जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब ये व्यवस्था लाई गई कहां? 19वीं सदी की शुरुआत में अधिकारियों को यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फायदा ले रहे हैं जमींदार, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, अंग्रेजों को नहीं हो रहा था। किसान तो डेप्थ में ही जा रहे थे, लेकिन फायदा बीच वाला ये जमींदार। तो उन्होंने बोला इसको हटाओ, नई व्यवस्था लाओ। वो फिक्स की थी उसको खत्म करो। अब फिक्स की बजाय, अब पूरे देश में खत्म नहीं किया, खाली नॉर्थ इंडिया में किया, साउथ में अलग से चलाया था। फिर तो इन्हें क्या किया? ब्रिटिश जो थे, महल जो है, महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और एक गांव या गांव के समूह होती थी, उसको बोलते थे महल। तो महल का मतलब क्या हुआ? महल का मतलब होता है कि ब्रिटिश जो राजस्व के दस्तावेज होते थे उसमें महल जो है एक इकाई के रूप में था। और महल मतलब या तो गांव या गांवों का समूह, या फिर गांव का जो मुखिया होता था उसी को महल बोला जाता था। इसका मतलब ये कि पूरे गांव का जो मुखिया, उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे गांव वालों से जो है इकट्ठा करके हमें दे। अब हमें जमींदार की जरूरत नहीं, जमींदार दमनकारी था, हो सकता है गांव वाले सब मिल करके ही दे दे या एक मुखिया को दे दे, जो भी करना है, लेकिन महल मतलब गांव। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, खाली बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, उत्तर पश्चिम प्रांतों में, वो भी सब में नहीं, उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने यह व्यवस्था तैयार की। होल्ट मैकेंजी का नाम याद रखना आप, होल्ट मैकेंजी। दोबारा से मैं इसको पढ़ देता हूं। यह होल्ट मैकेंजी नामक व्यक्ति ने इस व्यवस्था को तैयार किया, जिसे 1822 में लागू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त समस्या बन गया था, इसलिए 1822 में इसको लागू कर दिया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव समूह का, यानी हर महल का एक राजस्व हर समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता। मतलब हर एक गांव की जनसंख्या के हिसाब से छोटा है कि बड़ा है, उस हिसाब से हर एक गांव का फिक्स कर बनाया गया कि इस गांव का इस साल के लिए इतना रहेगा। हर साल बदल सकते थे इसको। तो हर एक महल के लिए अलग अलग राजस्व था। पहले स्थायी था, कितना ही वो, लेकिन पहले फिक्स था, तो कमियां थी। यहां पर इन्होंने क्या किया? हर महल के हिसाब से अलग अलग राजस्व का हिसाब लगाया जाता कि भाई इस गांव से इतना आएगा, इस गांव से इतना आएगा, और गांव वालों की ड्यूटी की इतना वो हमको दे दे। अब वो जमींदार को यहां से हटा दिया और किसको लेकर के आगे? एक महल शब्द को लेकर के आगे। और महल का मतलब होता है ग्राम समूह, या कोई ग्राम का मुखिया भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये नई व्यवस्था लागू की गई थी उत्तर पश्चिम बंगाल में। बाकी होल्ट मैकेंजी नाम के व्यक्ति ने इसको लाकर के आए थे। ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त में आई कमियों की वजह से थी, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में उनको बड़ी समस्याएं हो रही थी, क्योंकि जमींदार उसका फायदा उठा रहे थे। यहां तक आपको बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, इसी की यही व्यवस्था भी समझना भी आगे, और इसमें क्या है, ठीक है। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया। अब देखिए, दो बंदोबस्त हमने पढ़े। एक तो था क्या आपका? स्थायी बंदोबस्त। एक तो था आपका स्थायी बंदोबस्त, और दूसरा मैं क्या बता रहा हूं? महलवारी
महलवारी बंदोबस्त, इसकी जगह ये क्यों लाया गया? ये जब लाया गया था, कॉर्नवालिस लेकर के आए थे, तब उन्होंने क्या बोला कि हम फिक्स लेंगे, फिक्स राजस्व लेंगे, एक टैक्स बता दिए कि इतना टैक्स हम लोग फिक्स लेंगे, इससे कम टैक्स नहीं लेंगे। और ये टैक्स वसूल करने का जिम्मा किसको दे दिया? जमींदार बनाया उनने, जमींदार बना दिए। और शुरुआत में तो जमींदारों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जब 19वीं सदी का दौर आया तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ने की वजह से अब आपने तो राजस्व फिक्स रख दिया। मान लो एक गांव से इनका 10,000 रुपये का राजस्व था, मान लो एक छोटा गांव है जिससे 10,000 रुपये का राजस्व था। अब उस गांव में राजस्व की जो फायदा हुआ, कीमतें बढ़ने से जमींदार को 2 लाख रुपए मिलना शुरू हो गए, लेकिन कंपनी को कितना देना? 10,000, यानी 1,90,000 रुपए का फायदा किसको? अकेले जमींदार को हो रहा था। अब अंग्रेजों ने बोला था कि जमींदार को जो अलग से फायदा होता है उसको किसान के लिए निवेश करे। अब उनने वो भी नहीं किया कि बहुत कम समय कमाने का, कमा के निकल जाओ, कोई मतलब नहीं किसी से। तो अंग्रेजों को लगा कि यार जमींदार इससे ज्यादा जो है फायदा ले रहे और किसानों को नुकसान हो रहा है, हमें तो हो ही रहा, हमें तो फिक्स मिल रहा है, जो आज से 10 साल पहले था आज भी वो मिल रहा है, सालों तक एक ही चीज थोड़ी ना कंटिन्यू कर सकते हैं। तब उनने क्या किया कि चलो एक बंदोबस्त नया लेकर के आते, उसका नाम था महलवारी। और महल मतलब था अब जो टैक्स चुकाएगा वो ग्राम समूह चुकाएगा। ग्राम समूह ही क्या था? महल था। अब ग्राम समूह की जिम्मेदारी थी कि टैक्स दे, और वो भी क्या था? वो भी ने बोला कि फिक्स नहीं होगा, अलग अलग गांव के हिसाब से कैलकुलेशन लगाया जाएगा। पहले फिक्स था, अब बोला फिक्स नहीं, हमको लगा कि इस साल ज्यादा अच्छी फसल हुई हम टैक्स बढ़ा देंगे, कम हुई तो घटा भी सकते हैं। उन्होंने बोला फिक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब अंग्रेजों को इसमें फायदा होने वाला था, और इसमें जमींदार को हटा दिया, अब गांव की जिम्मेदारी दे दी। तो उन्होंने ये रिफॉर्म किसके लिए किया? किसानों के लिए नहीं, ये रिफॉर्म अंग्रेजों ने अपनी इनकम के लिए किया, क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में अब भी चल रहा था कि भारत से पैसा जितना हो सके राजस्व वसूलना है, चीजें सस्ते में लेना है, यूरोप भेजना, यूरोप में जाकर के सब चीजें भरना है, और भारत में कुछ भी नहीं करना है। कुल मिलाकर के ये था उनका मोटिव। शासन तो वो शुरू कर ही दिए थे तब तक। राजस्व अब देखिए, ये बोला कि इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। अमेंड कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। राजस्व कंपनी को अदा करने का जिम्मा, जो राजस्व था उसको कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय किसको दे दिया? गांव के मुखिया को सौंप दिया, जो गांव के समूह का मुख्य व्यक्ति होता था, या गांव के समूह मिलकर। अब देखिए, कोई सारे गांव के लोग तो अंग्रेजों के पास नहीं आएंगे कि हम लोग आपका पैसा देने के लिए आए, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे ना। तो गांव के लोग इकट्ठा करके रिप्रेजेंटेटिव को देते थे कि भैया हमने इतना पैसा दिया। एक अंग्रेज अधिकारी को मिलता था, वो ठीक है नोट करता था कि आपकी गाँव के पॉपुलेशन और खेत के रकबे के हिसाब से इतना ठीक है। ये ऐसा होता था उस समय। इस व्यवस्था को क्या बोलते थे? महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ये स्थायी बंदोबस्त से कुछ हद तक ठीक लगी कि चलो यार, उस समय जमींदार जो लूटने वाला था वो खत्म हो गया। अब हर एक चीज की कहीं ना कहीं समस्या तो होती है। एक तीसरी समस्या, अब ये जो समस्या स्थायी बंदोबस्त समस्या थी, हमने समझ लिया स्थायी बंदोबस्त तो समस्या थी जहां जमींदार लूट रहे थे, लेकिन इस समस्या से निजात पूरे इंडिया में नहीं मिला। जहां जहां स्थायी बंदोबस्त लागू था वहां समस्या से निजात थोड़ी ना मिला था। महलवारी बंदोबस्त अभी हमने पढ़ा, कहां लागू किया था? महलवारी बंदोबस्त बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू किया था। ये तैयार की थी, वो भी हेरोल्ड मैकेंजी ने। उत्तर पश्चिम प्रांत में थी, बाकी जगह क्या? दक्षिण में तो कुछ था ही नहीं। तो दक्षिण एरिया के लिए एक नई व्यवस्था लाएगी, जिसे मुनरो व्यवस्था के नाम से भी जानते थे, और इसे एक और नाम था, इसका एक और नाम था रैयतवारी। रैयतवारी बंदोबस्त मुनरो व्यवस्था के नाम से भी जानते थे, और इसे एक और नाम क्या बोलते थे? रैयतवारी बंदोबस्त। तो रैयतवारी बंदोबस्त लाई गई, और मुनरो व्यवस्था, मुनरो लेकर के आए थे, इसलिए उसको बोलते थे मुनरो व्यवस्था या रैयतवारी व्यवस्था। अब रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है, अब इनने क्या किया कि गांव के मुखिया को बैठा दिया। रैयत का मतलब था किसान खुद, वो किसान जिसके पास सालों से पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन थी सालों से। अब सोचो, पुश्तैनी जमीन है, इसका मतलब उनकी नज़र उस पुश्तैनी जमीन को हथियाने में हो सकती है कि भाई जो किसान, जो रैयत जो है वसूल लगान नहीं देगा, उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी। पहले जमींदार छीन रहे थे, अब अंग्रेज सीधा छीन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को कभी भी किसी व्यवस्था से फ़ायदा नहीं मिला। किसानों को फ़ायदा
अब 16 सालों से किसानों से लगान वसूला जा रहा था। इसी वजह से आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर पर अभी कोई टैक्स भी नहीं है, किसानों को थोड़ा राहत दी गई है। लेकिन आज भी भारत में किसानों की हालत ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, उस समय तो बहुत ही खराब थी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे महलवारी व्यवस्था की। महलवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो महलवारी व्यवस्था लागू की गई थी बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांत में। इसका मतलब उत्तर भारत मान लो आप तो, लेकिन दक्षिण वाले जो इलाके थे जो कंपनी के अंडर में थे, अभी भी वहां कौन सी व्यवस्था लागू है? स्थायी बंदोबस्त जो शुरुआत में लाई गई थी, सब जगह थी वो। अब जब स्थायी बंदोबस्त खराब थी तो शुरुआत में ऊपर तो लागू की, नीचे क्यों नहीं लागू की? नीचे लाते लाते समय लग गया और नई व्यवस्था लाएगी जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत के इलाकों में लागू की गई। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। नई व्यवस्था लाएगी, उस नई व्यवस्था का नाम क्या था? उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयतवारी बंदोबस्त, 3 बंदोबस्त पढ़ लिया। एक था स्थायी बंदोबस्त, दूसरा महलवारी, तीसरा रैयतवाड़ी। तीनों ध्यान रखना आप, 3 नाम बार बार बता रहा हूं मैं। टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। उनके साथ एक व्यक्ति और थे रिड नाम के, दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया था। लेकिन नाम किसका आता है? टॉमस मुनरो का आता है। सर टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में इसी व्यवस्था को लागू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त खत्म, नई व्यवस्था चालू। अब 2 नई व्यवस्था एक साथ चल रही थी, उत्तर में महलवारी और दक्षिण में रैयतवारी। ऐसा नहीं है कि महलवारी को खत्म करके रैयतवारी कर दी। पूरब में उत्तर पश्चिम में महलवारी चली रही थी, दक्षिण में रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त खत्म कर दिया था। रिड और मुनरो को लगता था कि, और तर्क यह था कि उनको क्या लगता था या उनका तर्क क्या था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। ये जो बंदोबस्त था मतलब उन्हें टैक्स वसूलना सीधा किसानों से वसूलना चाहिए। पता तो चले कि किसानों से जो हमें टोटल मिलता है और पहले जो मिलता था कितना फर्क आता। हो सकता है कि बिचौलिए कुछ पैसे खा जाते हो, ये उनके दिमाग में था। उनको पता था कि ये जो जमींदार है बिल्कुल बीच में जो है पैसा बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। उन्होंने बोला कि सीधा क्यों ना हम किसानों से बंदोबस्त कर ले, और उन्होंने किसानों को क्या बोला? रैयत बोल दिया। जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे उन्हें क्या? रैयत बोला। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सोचो कैसा वर्ड बोला उसने। क्या ये वर्ड उनको बोलते हुए भाई अंग्रेजों के ऊपर क्या ये सही बैठता है कि भाई उन्हें पिता की तरह जो है अंग्रेज जो है उनकी रक्षा करनी चाहिए किसानों की? और उसके लिए क्या है? जमींदारों को हटा दो, सीधा किसानों से राजस्व वसूलो और उसमें कितना आ रहा है वो देखो। कुल मिला के अंग्रेजों का काम राजस्व वसूलना था। कोई मानवता यहाँ पर नहीं दिखाई गई। कुछ लोग थे जिन्होंने, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर लगता है कि चलो अंग्रेज थोड़े से लीनियंसी बरतते थे। हो सकता है मुनरो साहब वाकई में सही सोच रहे हो, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था इस व्यवस्था में। क्या ठीक नहीं था? नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उसमें कुछ समस्या दिखाई दी गई। क्या समस्या दिखाई दी गई? आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। भाई बड़े अधिकारी को तो पता नहीं ना कि किस गांव का कितना राजस्व, कितनी कैपेसिटी है, लेकिन जो अधिकारी होते थे राजस्व अधिकारी, वो अपने बड़े अधिकारी के सामने अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते थे। ऐसा होता है अक्सर कि भाई हर राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने अच्छा बनना चाहता है कि मेरा राज्य अच्छा है, ये समृद्ध है। तो वो क्या करेगा? ज्यादा टैक्स देगा कि यार हम ज्यादा टैक्स दे रहे तो सबको लग रहा है कि ये राज्य अच्छा चल रहा है। तो हर छोटा छोटा अधिकारी जो होते थे राजस्व अधिकारी, वो क्या करता था? ज्यादा राजस्व कंपनी को देने के चक्कर में कि भाई राजस्व बढ़ाऊंगा तो मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा राजस्व वसूल करने लगा था। तो किसानों को तो समस्या होगी ना। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांवों से भाग रहे थे छोड़ छोड़ के कि भाई मैं जमीन तो नाम नहीं करूंगा, मैं भाग रहा हूं। गांव छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि अब उनको चुकाना नहीं तो जमीन देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, क्या करें? भाग गए। अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमी बना लेगी। कौन से अफसर को थी ये जिनने लागू किया ना? मुनरो, उनको थी ये कि भाई हम व्यवस्था ला रहे, इससे अच्छा होगा कि भाई जमींदारों से जो आपको परेशानी थी वो नहीं होगी। लेकिन अब समस्या है कि जमींदार की जगह आपने किसी दूसरे अंग्रेजी अफसर को बिठा दिया। जमींदार तो फिर भी आपकी बात सुन लेता था, आपसे बातचीत भी करता था, वो तो बात मानने को भी तैयार नहीं। आए और पैसा वसूला और भाग गए।
ये होता था उस समय। तो हमने तीन बंदोबस्त पढ़े, इन तीनों को मैं एक बार ब्रॉडली बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर वापस आता हूँ इस मुद्दे पर। हमने यहाँ पर खेती सुधार के लिए 3 तरीके समझे जो अंग्रेजों ने लागू किया। अंग्रेजों ने सोचा कि हमें खेती में सुधार करने की आवश्यकता है। जब खेती में सुधार करने की आवश्यकता उनको लगी तो सबसे पहले उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। स्थायी का मतलब होता है स्थायी, अब चेंज नहीं होगा। उन्होंने बोला फिक्स कंपनी को इतना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि गाँव से जितने भी गाँव उनके कंट्रोल में थे सब पर लागू किया। बोला कि गाँव के जो भी छोटे मोटे राजा या जो भी तालुकेदार, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, ये बड़े बड़े मतलब भारतीय लोग ही जो पावरफुल लोग थे, उनको बना दिया जमींदार कि आप यहाँ से वसूल कर हमें दो, इतना हिस्सा हमें चाहिए, बचा हुआ आप रख लो, और जो आपके पास आएगा उससे आप जमीन में क्या कर दो, इन्वेस्ट भी करना। उन्होंने बोला ठीक है। तो क्या हुआ, जमींदारों ने इनको देना तो शुरू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की वजह, फिक्स होने की वजह से वो जमींदार, बहुत सारे जमींदार इतना चुकाने में सही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है हर जमींदार से वसूली नहीं हो पाई, बहुत सारे किसानों ने नहीं दिया होगा, तो जमींदार वसूली नहीं कर पा रहे थे, तो जमींदारों से जमींदारी छीन ली गई। कुछ जमींदार 19वीं सदी के बाद में, जब 19वीं सदी शुरू हुई, तो 19वीं सदी की शुरुआत में 1800 से 1810 के बीच में एकदम से प्राइस बढ़े, तो जमींदारों को बहुत फायदा हुआ। जमींदारों ने किसानों में के लिए इन्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन इतना निवेश, इतना ज़्यादा उनको राजस्व मिल गया। अंग्रेजों को अब भी फिक्स देना था, तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये फिक्स हमको कम मिल रहा है, जमींदार को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है, मतलब दीवानी अधिकार तो हमारा है, लेकिन मज़े जो है वो जमींदार ले रहा है। तो बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांत में मैकेंजी साहब से एक नई व्यवस्था शुरू की, महलवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त की जगह महलवाड़ी व्यवस्था। उन्होंने बोला जमींदार को हटाओ। तो क्या किया गया, जमींदार को हटा करके राजस्व वसूल करने का जो जिम्मा दे दिया, वो जमींदार को छोड़ के महल को दे दिया। महल मतलब गांव या गांव का ग्रुप या गांव का कोई मुखिया मान लो, तो गांव के समूह को या गांव के मुखिया को ये दे दिया कि आप मिलकर हमें दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और अब बीच में अलग से कोई वसूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये चीज कहां पर थी, ये उत्तर में थी, लेकिन दक्षिण में अभी भी क्या चल रहा था, दक्षिण में अभी भी चल रहा था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त को खत्म करने के लिए सर टॉमस मुनरो ने एक नई व्यवस्था लॉन्च की, जिसका नाम था रैयतवाड़ी। उनने बोला कि हम लोग सीधा किसानों से क्यों ना ले लें, हम बीच में जमींदारों को क्यों आए। जमींदार को हटा करके सरकार, एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था जो सीधे किसान से लगान वसूल करता था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, रैयत मतलब होता है किसान, जिसके पास अपनी पुश्तैनी जमीन होती है। समस्या ये हुई कि वो किसान को इतना ज्यादा राजस्व लेता था वो अधिकारी, कि वो किसान नहीं चुका पाए, क्योंकि हर साल खेती एक जैसी नहीं होती। आपने भी पढ़ा था 1770 में अकाल पड़ गया था, वो एक बार का नहीं था, कई बार खेती चौपट होती, आज भी होती है दोस्तों। आज भी कई बार क्या होता है, बारिश कम होती है या कुछ रोग लग जाता है, कीट लग जाते हैं। उस समय तो पेस्टिसाइड केमिकल भी नहीं था, कैसे करता खेती इंसान, तो उस समय बड़ी समस्या थी। तो ऐसे में वो कैसे लगान चुका पाते, लगान नहीं चुकाते तो जो रैयत होते थे, जो किसान होते, वो गांव छोड़ के भागने लगे। समस्या यहाँ भी आ गई थी। तो इस तरह हमने समझा कि कैसे कंपनी अपनी आमदनी के लिए कुछ जुगाड़ करती। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के नाम था कंपनी की आमदनी। तो कंपनी की आमदनी के लिए किसानों से किस तरह लगान वसूल करने के 3 तरीके बनाए, जिसके बारे में आज हमने बहुत अच्छे से समझा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो जो है वो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दूसरा विकल्प, जिसका नाम है magnetbrains.com। जैसे आप magnetbrains.com हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि आपको सभी प्रकार के कोर्स के लिए फ्री ऑफ कोर्स वीडियो उपलब्ध कराता है। अब आपको मिलेगा यहाँ पर CBSE हिंदी मीडियम टॉप एक्सप्लोर कोर्सेज में आपको लिस्ट मिलेगी कोर्स की, वहाँ पे आपको CBSE हिंदी मीडियम देखना है। CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिए और पहुँच जाइए अपनी क्लास पर। अब सीधे आप अपनी क्लास पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने अपनी क्लास पर क्लिक किया, आप सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ, उस क्लास के टीचरों के पास। जैसे आपने क्लास 8th किया तो आप 8th के टीचरों के सामने पहुंच जाएंगे। अब हर एक टीचर के नीचे वॉच नाउ तो लिखा ही है, देखिए। अब आपको वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। सॉरी, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस मिल जाएगा। अब आप क्या करें, इसमें से जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसके लेक्चर यहाँ पर लिखे हुए, लेक्चर पर क्लिक करते से आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। अब आप वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में आपकी जो समस्या को सामना करना पड़ रहा था आपको यूट्यूब पे, वो भी सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराती हैं।
और दोस्तों ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।